हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ई लर्निंग चैनल। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम सीटीपी के चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैप्टर 4 का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस चैप्टर से कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। तो सीटीपी के चैप्टर 4 की बात करते हैं, तो जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान को इंडिकेट करता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा पाठ्यक्रम। जो हमारा सिलेबस होता है उसको डील करता है कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं, दैट इज़ निर्देशन, डायरेक्शंस क्या होती हैं, क्या क्या निर्देशन होने चाहिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है। अगर नंबर 3 की बात करते हैं, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर को हम आगे डील करेंगे, फिलहाल इस नाम को ध्यान रखें। और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर हम व्यक्तिक भिन्नता की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं यहाँ हम देखते हैं। और अगला है इसका वंशानुक्रम, जो हेरिडिटी होती है, ये भी आपके मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को हम देखते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं मापन एवं मूल्यांकन, मापन एंड मूल्यांकन, ये भी मनोविज्ञान का क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर शिक्षण विधियों की बात करते हैं, टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस। तो देखिए, अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ अध्ययन की विधियां हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है। तो देखिए, पूरा पूरा चार्ट हम अगले पेज पर बना लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कौन कौन सी विधियों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको 3 भागों में इनिशियल पार्ट में बांट लेते हैं। पहला है हमारा निरीक्षण, ठीक है। नंबर 2 है हमारा प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल, और नेक्स्ट आपका विवरणात्मक। ठीक है गाइस। तो 3 मेन हमारी मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां हैं। तो अगर निरीक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मेथड बताए गए हैं। पहला है आपका अंतर्दर्शन, पहला मेथड यहाँ बताया है अंतर्दर्शन, और दूसरा मेथड है आपका वही दर्शन। अभी हम समझेंगे, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं। अगर विवरणात्मक की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से इसमें मेथड्स विधियाँ आती हैं, तो देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं जीवन इतिहास की। पहली है इसमें जीवन इतिहास। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इसमें है हमारा विकासात्मक। नंबर 3 है हमारा तुलनात्मक, और नंबर 4 देखने को मिलता है मनोविश्लेषणात्मक, और नेक्स्ट है आपका नैदानिक, और नंबर 4 है हमारा सर्वेक्षण। ठीक है गाइस। तो आपने देखा, तो इनिशियली हमारे यहाँ पर 3 विधियाँ थी अध्ययन की, निरीक्षण, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक। और निरीक्षण को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। और विवरणात्मक में यहाँ पर हमने देखा जीवन इतिहास, विकासात्मक, तुलनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, नैदानिक और सर्वेक्षण, है ना। तो गाइस, ये हम यहाँ पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है गाइस।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक एक करके, तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे नंबर 1 अंत्य दर्शन। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंत्य दर्शन। तो अंत्य दर्शन में क्या होता है देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह विधि हमारी प्राचीन काल की विधि मानी जाती है। एंशंट समय की ये क्या है, मेथड है। अभी ये मॉडर्न पीरियड में इसको हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं मानते हैं। अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं, अंत्य दर्शन का क्या अर्थ होता है, तो इसका हम देखते हैं कि एक तरह का अपने अंदर देखना। जब मेडिटेशन टाइप की चीज़ें करते हैं वो अंतर्दर्शन के अंदर ही आता है ना। या ये कह सकते हैं कि चेतन मन का अध्ययन, चेतन मन का अध्ययन है ना। कुल मिला के इंट्रोस्पेक्ट यानी अपने अंदर झांकना और मतलब विचारों अपने ही ऊपर विचार करना, इसे हम बोलते हैं अंतर्दर्शन। ठीक है गाइस। अगर इसको बात करते हैं, इसको किसने दिया, और ये मेथड दिया था विलियम वुंट ने। अंतर्दर्शन मेथड दिया था विलियम वुंट ने इसे दिया था। और इनके ही एक और शिष्य थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था, जिसका नाम है टिचनर। तो इनके जो स्टूडेंट थे टिचनर, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था। दोनों को श्रेय जाता है अंत्य दर्शन पर। ठीक है गाइस। इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम देख सकते हैं, इसको हम अंत्य अवलोकन भी कह सकते हैं। इसको हम अंत्य अवलोकन भी कह सकते हैं, यानी अपने ऊपर अवलोकन करना। तो 2-3 बातें हैं अंत्य दर्शन की। ये प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। इसका मतलब होता है अपने अंदर देखना या चेतन मन का अध्ययन करना। इसको विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर ने दिया था। ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं अंत्य अवलोकन। ठीक है गाइस। तो देखिए, अगर हम अगले मेथड्स की बात करते हैं, जिसका नाम है, देखिए नंबर 2 था हमारा वही दर्शन। वही दर्शन क्या होता है, तो देखिए इसको हम समझें। अगर शिक्षण मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में अगर वही दर्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम देखो, इसका मतलब क्या हो सकता है, किसी के आचरण को जानना, यानी आचरण को जानना, आचरण का कारण जानना, ये कह सकते हैं। आचरण का कारण जानना, अगर कोई व्यक्ति बिहेव कर रहा है, उस बिहेव का क्या कारण है, और जैसा वो एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी का क्या रीज़न है ना। जैसे कि किसी का रूड बिहेव होना है, किसी का उसका रिस्पॉन्स अच्छा आना, तो उस चीज़ को जानना, इसे कहा जाता है वही दर्शन। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, दिया किसने था, इस मेथड को किसने दिया था, तो ये दिया था आपको जॉन बी वॉटसन ने। ठीक है। जॉन बी वॉटसन इस विधि को देते हैं। अगर हम इसके अन्य नाम की बात जान लेते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम पर अवलोकन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पर अवलोकन। पर अवलोकन के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। ठीक है। और पर निरीक्षण भी हो सकता है। ओके। आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं इसको हम आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। नहीं, आत्मनिरीक्षण तो हमारा हो जाएगा अंतर्दर्शन, तो इसको आत्मनिरीक्षण नहीं कह सकते। ठीक है। इसको पर अवलोकन ही कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, पर निरीक्षण जरूर कह सकते हैं। इसको हम पर निरीक्षण, बाहर से किसी चीज़ का निरीक्षण करना है ना, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला है हमारा जीवन इतिहास। अगली मेथड है हमारी जीवन इतिहास। अगर बच्चे जीवन इतिहास की बात करते हैं, तो क्या होता है, तो सबसे पहले इसका जो अन्य नाम है, अगर अन्य नाम की बात करते हैं, दूसरे नाम क्या है इसका, तो इसका हम देख सकते हैं, तो व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति इतिहास विधि का मतलब कुल मिला के जो हमारी ऑटोबायोग्राफी होती है, जो बायोग्राफी होती है, उससे रिलेटेड है ना, जीवन इतिहास। ठीक है गाइस। अगर हम इसकी बात करते हैं और भी देख सकते हैं, तो इसको हम व्यक्ति विशेष के विशिष्ट व्यवहार के आधार पर हम इसको स्टडी करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के विशिष्ट व्यवहार जो होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर लेते हैं। अगर हम इनकी पूरी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के ऊपर स्टडी करते हैं, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, जीवन इतिहास हो जाएगा। ठीक है। ये व्यक्ति विशेष के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन के बारे में हमें बताता है। ठीक है।
व्यवहार का कारण, क्या रीज़न है, ये देख लीजिएगा। अगली मेथड्स की बात कर लेते हैं, विकासात्मक, ठीक है गाइस। तो विकासात्मक विधि की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, इसको जेनेटिक विधि भी कह सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक विधि भी कह सकते हैं, ओके। और ये हमें क्या करता है, ये वृद्धि और विकास का अध्ययन के बारे में बताता है, किसको, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें ये बताता है। अगला मेथड है आपका तुलनात्मक विधि। अगर तुलनात्मक विधि की बात करते हैं तो ये जो है, जो समानता और विषमताओं के बारे में क्या करेगा, तुलनात्मक अध्ययन को बताता है। जितनी भी समानता होती हैं और जो विषमताएं होती हैं, विषमता है ना, तो उसका तुलनात्मक रूप से क्या करता है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन, ठीक है। क्या उसके अंदर सिमिलिटी है, किसका अनसिमिलिटी है, तो उसके बारे में अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, तुलनात्मक विधि के अंदर करते हैं। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये है आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इस विधि के अंदर हम जो मन के गहन कारण होते हैं, ठीक है, मन के गहन कारणों का अध्ययन करना, है ना, मन के गहन कारणों को खोजना, ये भी कह सकते हैं। तो ये आता है आपको मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, मनोविश्लेषणात्मक का। अगला मेथड है हमारा हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। अगला मेथड है हमारा सर्वेक्षण विधि। अगर हम सर्वेक्षण विधि की बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले देखेंगे, इसको हम सांख्यिकी विधि भी कहते हैं, स्टैटिक्स मेथड्स भी कहते हैं, सांख्यिकी विधि, इसको हम क्या बोलेंगे, सांख्यिकी विधि भी कह सकते हैं, ओके। तो इसमें करना क्या है, और इस विधि के अंदर जब हम अवलोकन की बात करते हैं, किसकी, अवलोकन की बात करते हैं, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की बात करते हैं, ओके गाइस, क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, प्रश्नावली की बात करते हैं, ओके। और यहाँ पर अगर निरीक्षण, और अगर निरीक्षण की बात करते हैं, किसकी, निरीक्षण की बात करते हैं, तो इन सब के द्वारा क्या करते हैं, हम जब परिणाम पर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, रिजल्ट के ऊपर आते हैं, परिणाम के ऊपर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सर्वेक्षण विधि, यानी सांख्यिकी विधि, इसको सांख्यिकी विधि कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट था अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और निरीक्षण के आधार पर जब हम रिजल्ट पे आते हैं, परिणाम पर आते हैं, तो इस विधि को हम नाम देते हैं क्या, सर्वेक्षण विधि, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मेथड है, तो नेक्स्ट है आपका नैदानिक विधि। नैदानिक विधि की बात करते हैं, इस विधि में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो नैदानिक विधि की बात करते हैं, जितने भी हमारी जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके कारणों का अध्ययन करना, है ना। जितनी भी जटिलताएं होती हैं, तो जटिलताओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, नैदानिक विधि के अंदर किया जाता है, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है, दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसका अन्य जो नाम है, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसका नाम है उपचारात्मक विधि, है ना। जैसे उपचार करते हैं ना, इलाज करते हैं, तो उसी से निकल के आया उपचारात्मक विधि, इसको उपचारात्मक विधि भी कहते हैं। अगला मेथड हो जाएगा हमारा प्रयोगात्मक विधि, ठीक है गाइस। तो देखिए बात करते हैं, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते इसको दिया किसने था, है ना। तो प्रयोगात्मक विधि दी थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। किसने दी थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है ना। जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में करते हैं,
ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा जब हमारे जब सिचुएशन कंट्रोल होती है और कंट्रोल सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो प्रयोगात्मक मेथड के अंदर हम सारी की सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमने बात करी थी और सारे के सारे मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं रिलेटेड इन दिस चैप्टर्स। तो पहला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर हो जाता है कि अगर हम मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की बात करते हैं, किसकी, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मेन प्रवृत्तियों की बात करते हैं, कौन कौन सी मेन प्रवृत्तियां हैं, है ना। तो मेन प्रवृत्ति यहाँ पर हो जाएगी कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान, है ना। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में सबसे पहले क्या आएगा, बाल मनोविज्ञान पर बल देता है। उसके बाद बालक के व्यक्तित्व पर, बालक के व्यक्तित्व का आदर करना, रेस्पेक्ट करना। जो पर्सनैलिटी होती है बच्चे की, उस पर्सनैलिटी को क्या करता है, हमारे लिए रिस्पेक्ट के रूप में दिखाता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल, है ना। तो क्वेश्चन यही था कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला था हमारा बाल मनोविज्ञान पर बल देना, नंबर 2 था बालक के व्यक्तित्व का आदर करना, और नंबर 3 था व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल देना, है ना। तो ये हो जाता आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से तत्व होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले हो जाएगा इसमें शिक्षार्थी, स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट नहीं होगा तो हम स्टडी किसको कराएंगे, स्टडी कराने वाला यानी अध्यापक। और अगला एलिमेंट होता है सीखने की प्रक्रिया, मेथड्स क्या हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के माध्यम से टीचर शिक्षार्थी को पढ़ाएगा, ठीक है, सिखाएगा, सारी चीज़ें, है ना। तो ये आ जाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व के अंदर। तो देखिए गाइस, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जब टीचर द्वारा कराया जाता है क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक द्वारा कराया जाना चाहिए क्यों, अध्यापक द्वारा कराया जाना चाहिए क्यों कराया जाना चाहिए, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन टीचर द्वारा कराया जाना चाहिए क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, कि अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को कर सके, अपने शिक्षण को क्या कर सके, अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए आज के इस चैप्टर में इतना ही, और आप इस चैप्टर को ठीक से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू टू ऑल। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।